गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी से विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गई है, विज्ञान के हाथों में पहुंच गई है, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे और अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंका ग्रस्त है। तो दोस्तों, ये रहा गद्यांश हिंदी का। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता से राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, डा और ढा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डा और ढा को विकसित वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उन्नयन। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी लिखी गई है ऑप्शन बी में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस शब्द की संधि सही नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत् प्लस उपरांत बराबर होता है तदोपरांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा दोस्तों, फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीकृत। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर परमपिता, परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेलदार। बेलदार में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्नानागार। स्नानागार में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, त्योहार। त्योहार तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड, शिर और साक, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वोट दाता जो है यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ऑप्शन सी में किसी भी निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है?
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वह बिना बात ही हंस रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से परिचित हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीड़ित और दयनीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता। समता भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सप्ताह और महीना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन कितने होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो हिंदी में वचनों की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संचालक। संचालक शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30 दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुझे आने तो दो। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अवधी। प्रयागराज में अवधी बोली जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अप्रेंटिस का प्रशिक्षण। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है, तो मानवतावाद का इनमें से अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा व्यवहार सीखना ही आदमी बनना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है आपको चयन करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह सदैव सच बोलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, संग्रह का परिग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पे शब्द युग्म नहीं है दोस्तों, विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में विलोम युग्म है, तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सुकर का दुष्कर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, व्रंत वृंद समूह डंठल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बनेगा दोस्तों सार्थक शब्द बनेगा ऑप्शन बी, पिष्ट पेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है,
इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सरसी। सरसी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी नदी के पर्यायवाची दिए गए हैं। आपगा है, तटनी है और पयस्विनी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिटप और द्रुम। बिटप और द्रुम पर्यायवाची पेड़ के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कपोत और पिक पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी विधा है दोस्तों, आपको बताना है। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव सप्रे की कहानी है दोस्तों, कहानी विधा है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आरंभ का अभ्यस्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, किसी आर्थिक आपको यहाँ पे फिल करना है को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विधेयक। किसी आर्थिक विधेयक प्रकार के शब्द समाहित हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ध्यान रखिएगा। आंक और काक और आम ये सभी तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें समाहित हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है दोस्तों, आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टेंटुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सभी शब्द तद्भव दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, खटाई जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो एक शब्द बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा जिज्ञासु। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वह पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयोग की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूल और हंसी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चिर का चीर और वस्त्र दीर्घकाल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिच्छेद मीन्स होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, श्लाघनीय प्रशंसनीय। ऑप्शन डी यहाँ पे परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव और हमेशा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हम अपने आप को भूल गए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा अपादान कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इमली, चांदी और लौकी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नींबू, दही और केला, इनमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, आकाश। आकाश सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्य प्लस मार्ग बराबर सदमार्ग। ऑप्शन डी जो है गलत संधि शब्द दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा शीत प्लस ऋतु बराबर होता है शीतर्तु। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आप बीती। आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी सभी में कर्मधारय समास है। नीलगाय, देहलता और लघु कथा, इन सभी ऑप्शंस में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विधि की यही आपको यहाँ पे फिल करना है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विधि की यही इच्छा है। इच्छा अब यहाँ पे फिल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लेखकी अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेखकी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है? इसमें भी आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है? किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? आपको बताना है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 31 है, आग बबूला होना का भावार्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत क्रोध करना। अत्यंत क्रोध करना, आग बबूला होना। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो यहाँ पे उपयुक्त भावार्थ क्या होगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अधिकारी। अधिकारी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण। शीतोष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल, अम्ब और आम्ब। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बीजोपन काल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन रीतकाल का कवि नहीं है? तो रीतकाल का कवि नहीं है, रीतकाल का कवि है। निम्न में से कौन रीतकाल का कवि है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंद। वृंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रीतकाल का कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, गोदान। होरी गोदान उपन्यास का पात्र है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तब उससे क्या कहते हैं? तो उससे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे निर्देश दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 42 से 45 तक नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिए। रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता आवश्यक है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभा वृत्त को हम ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षा की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथा कथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि की परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा डी, राइट आंसर है। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्ण धारणा के कल्पना करने के पर्याय अवसर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? तो निर्जन क्षेत्र आभा वृत्त, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पूरक शब्द कविता के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है दोस्तों? तो प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आभा का गुण होता है प्रतीकों में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल का है। क्वेश्चन नंबर 47, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ का सामान्य बहुवचन यहाँ पे ऑप्शन डी गौवे बनेगा, गौवे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर नहीं आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है का जो है का वर्ण अघोष यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों